नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे प्री बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। हम आपको टू द पॉइंट सोल्व करवाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, इसे बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, करना तो पड़ेगा ही। अभ्यास का दामन हमें इस प्रकार से थाम लेना चाहिए कि जो भी हमें खोएगा सो रोएगा। ठीक है, अपने आप को इतना मजबूत, इतना शाइनिंग बना लीजिए अभ्यास कर करके कि हर कोई पूछे आपने ये सफलता कैसे प्राप्त की। तो उसी की कड़ी में आज ये सफलता का एक पार्ट ऐसे है कि हम इसे सोल्व करते हैं और सुनते सुनते ही आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है हजरत मोहम्मद ने। दूसरा है, श्रीलंका कौन से महासागर में है? आपने बहुत बार नक्शे में देखा होगा, हिंद महासागर में। तीसरा क्वेश्चन है, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना डैश ने की? कैप्टन मोहन सिंह ने की, परंतु इसे चरम सीमा पर सुभाष चंद्र बोस ने पहुंचाया। उसके बाद है माया सभ्यता का आर्थिक जीवन। देखिए, आपके पास आर्थिक जीवन पेपर में आएगा, लेकिन यह नहीं पता माया सभ्यता का या कौन सी सभ्यता का है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आर्थिक जीवन पूछा जाए, लिखना लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, जिसमें भेड़ बकरी आदि को पाला जाता था। ठीक है, तीसरा लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था, और फिर चौथा आप लिख सकते हो लोगों का प्रमुख व्यवसाय उद्योग धंधे थे, जिसमें वो जो माया सभ्यता के लोग थे वो तांबे के बर्तन बनाना, नाव बनाना, बड़े फेमस उद्योग थे उनके। हो गया ना? तो कितना आसान है, कृषि करना, पशुपालन करना, ये इनके आर्थिक जीवन की विशेषताएं थी। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम क्या बता रहे हैं आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसमें भारत का क्या योगदान है? इसमें आपको टू द पॉइंट हम आपको पॉइंट बताएंगे। हालांकि यहाँ छोटा सा 2 नंबर का ही आया है, तो फिर भी हम आपको 3-4 पॉइंट बता देंगे, क्योंकि 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक। दूसरा पॉइंट, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था। संस्थापक सदस्य का मतलब क्या होता है बेटा? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य था। इसका मतलब है कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ बना, भारत उसका तभी सदस्य बन गया। तीसरा है, भारत ने हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं में अपने सैनिक भेजकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर उसके बाद है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा थी, बहुत बड़ी सभा होती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी भारत से ही श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि 1953 में बनी थी। और आज भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास भी कर रहा है। ये आपको जितने भी इसमें से पॉइंट याद रहते हैं वो आपको कर लेने हैं। आगे है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। जब ये क्वेश्चन जो है 12वीं के पास आता है, वो कभी गलती नहीं करते, बड़े आसानी से और बड़ा क्लियर लिख लेते हैं। परंतु जब मैंने पेपर चेक किया तो हमने देखा कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कभी आर्थिक तो कभी सामाजिक जीवन लिख रहे हैं। बेटा, पतन का अर्थ होता है विनाश का कारण। ऐसे क्या हुआ कि इतनी फली फूली, इतनी ज़्यादा विख्यात शहरी सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रशासनिक स्थिरता, आर्यों का आक्रमण, बाढ़, भूकंप, अग्नि, महामारियाँ, ये सभी पॉइंट लिख सकते हो। जलवायु परिवर्तन लिख सकते हो, जनसंख्या वृद्धि लिख सकते हो। तो मेरे पॉइंट ध्यान से सुनिए और इन्हें आप 6 पॉइंट इनमें से याद कर लीजिए। उसके बाद है, वैदिक साहित्य की व्याख्या कीजिए। है साहित्य मतलब क्या होता है? पुस्तकें। आपको साथ साथ समझाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी जो हैं वो बहुत मासूम, बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, आपका इतिहास की बुक्स चेंज हुई हैं तो आपको समझानी भी पड़ेंगी। तो साहित्य क्या है? किताबें। और वैदिक का मतलब होता है कि जो हिंदू धर्म है उसे वैदिक भी कहा जाता है, वैदिक दर्शन भी कहा जाता है। तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई महान किताबें वो कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले हैं वेद। ठीक, नंबर 1। कितने हैं? 4। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ।
ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है कि जो वेदों में मंत्र दिए गए हैं उनको आसान करके उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है। तीसरा है अर्नेक। अर्नेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी ब्राह्मण ग्रंथों से भी ज़्यादा वैल्यू है और इन्हें सन्यासियों और वानप्रस्थियों के द्वारा जंगलों में लिखा गया, तभी इसे अरण्य कहा गया, क्योंकि जंगलों को ही अरण्य कहा जाता है। ठीक है। उसके चौथा जो आप इसमें लिखोगे उपनिषद, और उपनिषद क्या है? वेदों के सार हैं। इस प्रकार से कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, भले ही 3 में आए भले ही 5 में आए। तो 4 साहित्य लिखोगे आप, इसमें 4 पुस्तकों के बारे में वर्णन करोगे। एक तो आप लिखोगे वेद, जिसके अंदर 4, इनकी संख्या 4 है, चारों के चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। दूसरा हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें मंत्रों की व्याख्या की गई है। तीसरा हो गया अरण्य, जिसे सन्यासियों और वानप्रस्थियों ने लिखा है, जंगलों में लिखा है। और चौथा हो गया उपनिषद, जो कि वेदों का सार है। उसके बाद है विदेशी आक्रमणों के भारतीयों पर क्या क्या प्रभाव पड़े। ठीक। अब हम कौन सा क्वेश्चन जानेंगे कि विदेशी आक्रमणकारियों के भारतीयों पर, किसकी बात करें, भारतीयों पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो इसके प्रभाव जो हैं वो आसान हैं, बहुत आसान है। बस आपको 4-5 पॉइंट फटाफट याद कर लेने हैं कि सचमुच में इनके क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आक्रमण हुआ सबसे पहला आसान क्या, जनधन की हानि हुई। नंबर 1, इन हमलों में व्यापक जनधन की हानि हुई। दूसरा आप लिखिएंगे कि इन आक्रमणों की वजह से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। क्लियर? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, भारतीय शासकों को बार बार हार का मुंह देखना पड़ा, जिस वजह से उनकी जो कमजोर युद्ध नीति थी वो उजागर हो गई। सबको पता चल गया कि राजाओं के, यहाँ के राजाओं की युद्ध नीतियाँ कमजोर हैं। ठीक है। चौथा देखो, जब ये आक्रमण हुए सबसे ज़्यादा ये मंदिरों पर, पुस्तकालयों पर और शिल्पकारों पर होते थे, जिसकी वजह से हमारे साहित्य को नुकसान पहुंचा, हमारी कला को, शिल्प कला को नुकसान पहुंचा, हमारे स्थापत्य कला को नुकसान पहुंचा। हो गए 4 पॉइंट। 5वां आप लिखिएगा कि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई 1206 में। ठीक है बेटा। तो 5 देखिए, बहुत खूबसूरत से पॉइंट 5 बता दिया हमने आपको। जनधन की हानि हुई, इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, भारतीय राजाओं की युद्ध नीति, कमजोर युद्ध नीति उजागर हो गई, और भारतीय साहित्य का नुकसान हुआ। अगर आसान बात करें, भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के ऊपर ये प्रभाव पड़े। उसके बाद है एशिया के मानचित्र में इंग्लैंड के कोई 3 उपनिवेश। आपको याद करना है कि एशिया में कौन कौन से देश हैं जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। ठीक है। तो बताइए कौन से हैं वो, कौन से देश हैं जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा किया एशिया के अंदर। एक तो भारत ही है। मात्र भारत पर निशान लगाकर और भारत लिखने से ही आपका 1 नंबर बन जाएगा। कैसे? आपको क्या करना है, यहाँ निशान लगाना है, लिखना है भारत। ठीक है। इवन के इंग्लैंड पर भी, जो चीन पर भी बहुत कब्जे हुए, 2 अफीम युद्ध लड़े गए, तो चीन लिख सकते हो, श्रीलंका लिख सकते हो। तो इस प्रकार से लीजिए 3 नंबर। बताइए क्या औखा है? 3 बिंदी लगा के, एक चीन में लगा दीजिए, एक भारत में और एक श्रीलंका में, और साथ में देश का नाम भी लिख दीजिए। क्या होगा? 3 नंबर आ जाएंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट है, आइए हम बढ़ते हैं अब सिविक्स की ओर, राजनीति विज्ञान की ओर। इसमें पहला है कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली है, जिसमें ऑप्शन दी हुई हैं। हम सही ऑप्शन ही बोलेंगे सीधी। सत्ता सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित होती है। इस बार फाइनल एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संघवाद क्या होता है? यानी कि सत्ता का ऐसा रूप जो या सरकार, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सरकारें या सत्ता 2 या 2 से अधिक स्तरों पर पाई जाती हैं। कौन से 2 स्तर? या 2 से अधिक केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संघीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार का दूसरा नाम क्या है? क्षेत्रीय का राज्य सरकार। ठीक। जो क्षेत्र, देखा कहते हैं ना क्षेत्रीय दल, श्रोमणी अकाली दल, नेशनल लोक दल कहते हैं ना, तो क्षेत्रीय वो दल कहाँ पर है? राज्य में है, तो राज्य सरकारें। जब सरकार बनाने के लिए अलग अलग दल सत्ता साझी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, मान लीजिए सरकार बनाने के लिए हरियाणा में चाहिए हमें 40 सीटें, लेकिन एक पार्टी के पास हैं 40,
तो वो क्या करेगा, दूसरे दल को बोलेगा आ जाओ मेरे साथ मिलकर हम सरकार बना लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास भी 10 सीटें हैं, 40 मेरे पास है, 50 हो जाएंगी, जबकि हमें तो 46 चाहिए थी। अब आइए हम गठबंधन कर लेते हैं दोनों मिलकर, फिर सरकार बना लेंगे। तो जब सरकार को बनाने के लिए अलग अलग दल सत्ता साझी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गठबंधन। गठबंधन, ठीक है। आगे है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं। देखिए भारत के संविधान में भारत का संविधान कितनी अनुसूचियों में है, 12। अनुसूची क्या होता है, चैप्टर। मान लीजिए कि भारत का संविधान जो है 12 चैप्टरों में है। अब उसमें से किस चैप्टर के अंदर भाषाओं की बात हो रही है, तो वो चैप्टर यानी कि वो अनुसूची है 8वीं अनुसूची। और उसके बाद ये है कि कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं हैं, टोटल 22। उसमें से अगर हिंदी को निकाल दी जाए, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा है, तो कितनी रह गई, 21। पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि हिंदी को छोड़कर कितनी अनुसूचित भाषाएं हमारे संविधान में शामिल हैं, 21। टोटल कितनी है, 22। और कौन से चैप्टर में है, 8वें चैप्टर में, यानी कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद है डैश भारत के संविधान का संरक्षक है। अगर हमारे संविधान के ऊपर कोई भी संकट आता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा, उसकी रक्षा करेगी अदालत। बट कौन सी, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसकी संरक्षक है, उसकी रक्षा करेगी। उसके बाद है 1992 में किए गए संविधान संशोधन के उद्देश्य। 2 क्वेश्चन है बेटे, 2 पॉइंट है इसके अंदर, तो हम कम से कम 2 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे ना हमें। तो 2 पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि संविधान पहला उद्देश्य क्या था, 1992 का संविधान संशोधन क्यों किया गया, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। क्यों किया गया, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में 73वां संशोधन किया गया। समझ आ गई। उसके बाद दूसरा उद्देश्य क्या था, एक तो हो गया स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, दूसरा क्या था, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए। तीसरा, स्थानीय सरकारों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद हों, इसलिए। चौथा आप लिख सकते हो इन संस्थाओं के लिए चुनाव आयोग की स्थापना करने के लिए भी संविधान संशोधन किया गया। 1992 का संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन क्या होता है बेटे, संविधान में किसी बात को चेंज करना, उसको संविधान संशोधन कहा जाता है। उसके बाद है सामाजिक विभाजन। मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगी कि संविधान जो सामाजिक विभाजन है वो क्या चीज़ होती है। सामाजिक विभाजन क्या है, जब एक सामाजिक अंतरों का एक सेट, सामाजिक अंतरों का एक सेट, ठीक है, सामाजिक अंतरों के दूसरे सेट से मिलता है। जब सामाजिक अंतरों का एक सेट सामाजिक अंतरों के दूसरे सेट से मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए एक सेट है जिसमें गोरे और काले लोग हैं, श्वेत और अश्वेत, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, और दूसरे में है एक सेट है जिसमें है अमीर और गरीब। लेकिन जब अश्वेत लोग ही काले हों, यानी कि एक सेट में से और दूसरे सेट की एक एक बात पक्की हो गई, अश्वेत ही काले, श्वेत ही गोरे, तो वो क्या कहलाएगा, वो सामाजिक विभाजन कहलाएगा। भारत में जाति व्यवस्था और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। कैसे, तर्क संगत। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जातिगत संख्या के आंकड़े देखकर ही बहुसंख्यक जाति के व्यक्ति को टिकट देती हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि आपको यही लिखनी है। जातिगत जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जातिगत जनसंख्या के आंकड़े देखकर जो बहुसंख्यक जाति का व्यक्ति होता है, यानी कि जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं, बहुसंख्यक जाति के व्यक्ति को ही टिकट देती हैं ताकि आराम से जीत जाए। दूसरा, लोग भी उम्मीदवार की जाति देखकर वोट देते हैं, उसका आचरण, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसकी पढ़ाई कुछ नहीं देखते। तीसरा है, चुनावों के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाता है वहाँ पर भी जातिगत आंकड़ों को ध्यान पे रखा जाता है। चौथा, जातिगत आधार पर कई बारी आपराधिक किस्म के लोग चुनाव जीत जाते हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। परंतु हर जगह राजनीतिक दल भी टिकट देते समय जाति का ध्यान रखते हैं और लोग भी वोट देते समय
जाति का ध्यान रखते हैं। अगर आप ये दो पॉइंट भी लिख देते हैं तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल शब्दों में लिखें, नंबर 1 कि राजनीतिक दल भी टिकट देते समय, उम्मीदवारों को टिकट देते समय जाति का ध्यान रखते हैं। नंबर 2, लोग भी वोट देते समय जाति का ध्यान रखते हैं। नंबर 3, जब मंत्रिमंडल का गठन होता है जब भी जातीय समीकरण देखे जाते हैं। चौथा इसके अंदर कि कई बार जातिगत चुनावों में जातिगत व्यवस्था को देखते हुए हिंसा भी हो जाती है। पांचवा कि जातिगत भावना के कारण जो है सामाजिक विभाजन और गहरा होता है। और छठा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, कई बार जातिगत आधार पर असामाजिक तत्व और अपराधी लोग भी जीत जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन्हें बहुत मुश्किल आएगी, पर अब नहीं आएगी। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं, मेरे साथ दोहराइए, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कुछ शक्तियां लेकर जो हैं स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का लागू करना ही विकेंद्रीकरण है, जहां पर पंचायत, ग्राम पंचायत के और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जाते हैं और ग्राम पंचायत और नगर पालिका की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शिता लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता, पहले तो हमें ये जानना होगा कि पारदर्शिता होती क्या चीज़ है। पारदर्शिता तो वैसे एक ऐसी चीज़ होगी जिसके हम आर पार देख सकते हैं कि अगले पासे भी क्या हो रहा है, शीशे की दीवार है हमारे सामने। पारदर्शिता क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ये जान सकते हैं कि सरकार ने यदि कोई फैसला लिया है तो वो किस नियम और कानून के तहत लिया है। यानी कि सरकार अगर कोई भी नियम और फैसला हमारे ऊपर थोप रही है कि देखिए आपको हेलमेट लगाना है, वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना है, तो हम जान सकते हैं कि सरकार ने ये फैसला किस नियम और कानून के तहत लगाया है। ठीक है, दूसरी बात इसकी इसी के अंदर सरकार ने हमें मतलब पारदर्शिता हमारा अधिकार भी है और इसके लिए हमारे पास साधन भी हैं। अगर साधन है तो वो क्या है, आरटीआई। आरटीआई क्या होता है, जन सूचना अधिकार। हम आरटीआई लगाते हैं और सरकार से पूछ लेते हैं भाई आपने ये फैसला किस नियम और कानून के तहत लिया है। यानी कि निर्णय लेने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोग ये जान सकते हैं कि सरकार ने ये निर्णय, ये फैसला किस नियम के तहत, किस कानून के तहत लागू किया है। और इसका साधन क्या है, आरटीआई, जन सूचना अधिकार, जो कि 2005 में पास हुआ था। उसके बाद है, राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, अपराधी और तत्वों, पैसे और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। चौथा आ जाएगा धार्मिक राजनीति और पांचवा आ जाएगा विकल्पहीनता। हमारे पास कोई साधन ही नहीं है भाई, किसको वोट दें। उसके बाद है भारतीय लोकतंत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियाँ। मेरे साथ याद कीजिए, बुनियादी आधार की चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। ये तीन तो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं और राजनीतिक दलों की चुनौतियां अलग हैं। दोनों ही क्वेश्चन पा दिए, जबकि मैं बच्चों को समझा रही थी बेटा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। राजनीतिक दलों की चुनौतियां अलग होती हैं, लोकतंत्र की चुनौतियां अलग। तो लोकतंत्र की चुनौतियां कौन सी हैं बेटा, लोकतंत्र की चुनौतियां हैं बुनियादी आधार की चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बात करते हैं भूगोल की। सीढ़ीदार खेती कहाँ होगी भाई, वहीं होगी जहाँ पहाड़ होंगे, उत्तराखंड। उसके बाद जल परिवहन वाहनांतरण हानि और देरियों को घटाता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो तो पाइपलाइन है जो वाहनांतरण हानियों और देरियों को घटाता है। बड़ी कन्फ्यूजन हुई हमारे बच्चों को, सबने सत्य लिख दिया। नहीं भाई, जल परिवहन सस्ता साधन है परंतु वाहनांतरण हानियों और देरी को नहीं घटाता, वो घटाता है पाइपलाइन। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है बेटा। कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो है सीमेंट उद्योग। किन्हीं दो खाद्य फसलों के नाम बताएं और उनके उत्पादक राज्य। खाद्य फसल होगी गेहूं, इसका उत्तर प्रदेश लिखिए, और चावल इसका पश्चिम बंगाल लिखिए। फिर है जैव विविधता क्या होती है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु पेड़ पौधों का पाया जाना क्या है, जैव विविधता है। पृथ्वी पर
विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का पाया जाना जैव विविधता है। ठीक है, अगर इसकी उदाहरण देनी हो तो हम बता सकते हैं कि कितने प्रकार के जीव हैं, क्योंकि देखिए सैकड़ों प्रकार के पक्षी मिलेंगे और एक एक पक्षी में भी फिर आगे कितने कितने प्रकार की हमें उसके अंदर प्रजातियां मिलेंगी। ठीक है ना। और ये एक लाइन जरूर लिखना, वो आपके बहुत काम आएगी कि जैव विविधता ही पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है। जरूर करना ये। ठीक है। आगे है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। क्या करना है हमें? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। देखिए आज सारी चीज़ों का वैश्वीकरण हो चुका है। वैश्वीकरण मतलब हम दुनिया की कोई भी चीज़ कहीं भी पहुंचा सकते हैं, उसका लाभ कहीं भी ले सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? वैश्वीकरण के लाभ किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने पहले ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत की निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप ले लिया है। आज किसान उन्हीं फसलों का उत्पादन पर बल दे रहा है जिससे अधिक लाभ हो। नंबर 2, नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है और नए प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है और कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण कर दिया गया है। ठीक है ना। ये 5 नंबर में भी तो आ सकता है ना क्वेश्चन, तभी मैंने ज़्यादा सारे पॉइंट बता दिए। नंबर 1 तो क्या है? निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप ले लिया है। नंबर 2, नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 3, सुधरे हुए बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जिसे बोलते हैं HYV। चौथा है विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। 5वां आ जाएगा कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण हो गया है और आज विविध प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं। आगे है गैर परंपरागत ऊर्जा के नाम, स्रोतों के नाम। देखिए गैर परंपरागत जो अभी अभी आए, पहले किसको पता था सौर ऊर्जा? नहीं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये परंपरागत हैं, पहले सबको पता था। परंतु जो नई आई हैं, जो गैर परंपरागत हैं, वो है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके अलावा ये पवन ऊर्जा, वन ऊर्जा, ये सब किस में आती हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आती हैं। फिर है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। मतलब भारत में अगर सौर ऊर्जा अपनाई जाती है तो हम अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रपोज कम कर सकते हैं। नंबर 1, सौर ऊर्जा का अर्थ होता है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, और भारत में इसकी बहुत संभावनाएं हैं। दूसरा, फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा धूप को सीधे ही विद्युत में बदला जाता है और ऊर्जा पैदा की जाती है। तीसरा, भारत में ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, तेजी से। तो इसके संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र भुज, गुजरात में बेटा, के निकट माधोपुर में स्थित है। वहाँ दूध के बर्तनों को कीटाणु मुक्त। हमारे बच्चों ने कुछ लिखा नहीं लिखा, ये लाइन सारे लिखा है कि सौर ऊर्जा से दूध के बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। 5वां, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। और अगर सौर ऊर्जा को अपनाया जाता है तो घरों में जो ईंधन है वो प्रयोग हो रहा है, उसकी निर्भरता को कम किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण को बचाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है। आगे है मृदा अपरदन क्या होता है और मृदा अपरदन के क्या कारण हैं और मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। जब तेज वायु और जल के कारण मिट्टी की ऊपरली परत बह जाती है उसे मृदा अपरदन कहते हैं और इसके कारण मृदा जो है कृषि के योग्य नहीं रहती। कारण क्या है? वनों को काटना, अति पशुचारण, खनन, अति सिंचाई। रोक कैसे सकते हैं? वन लगाकर, घास लगाकर, नालियों के मुंह बंद करके, पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेती करके, जैसे ऊपर प्रश्न भी आया था, रक्षक मेखला, पेड़ लगाकर आसपास। उसके बाद है नक्शे में भरने हैं हमने। विशाखापट्टनम, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। श्रीनगर में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर, ये चिड़िया सी जो है बिल्कुल इसके यहाँ पर ये सरदार सरोवर बांध है, यहाँ नरोरा है, यहाँ पर श्रीनगर आ जाएगा, यहाँ पर विशाखापट्टनम आ जाएगा। बस आपको नाम भी लिखने हैं भाई साथ में, कभी बिंदियाँ लगा के आ जाओ तो नंबर नहीं मिलेंगे। प्रति व्यक्ति आय को और क्या कहते हैं? औसत आय। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है PCI की फुल फॉर्म, पर कैपिटा इनकम, औसत आय। सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए सौर ऊर्जा के कितने क्वेश्चन आ गए, आजकल ट्रेंड में है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को हानि भी ना पहुंचे, भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। धारणीय विकास भी कहते हैं इसे। विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्य क्या किया इसने? विश्व व्यापार संगठन ने जो है हमारी चीज़ों के रूप बदल दिए। कैसे बदल दिए?
क्योंकि विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई। अब ये करता क्या है? तो सबसे पहले तो ये सदस्य देशों को व्यापार के अवसर, यानी कि जो भी इसके अंदर सदस्य देश है उनको व्यापार के अवसर देता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को निर्धारित करता है। तीसरा, विश्व के सभी देशों को मुक्त व्यापार के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे सभी देशों को प्रौद्योगिकी, क्या होता है प्रौद्योगिकी? तकनीक कम कीमत पर मिल जाती है। ठीक है, ये इसके कार्य हैं। आगे है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या भूमिका निभाई है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने बच्चों को भी बताया था पहले भी कि प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन वैश्वीकरण आ जाए, आपको उदारीकरण आ जाए, निजीकरण आ जाए, तो कुछ हमारे पास नोट्स हमने बना रखे हैं, वीडियो देख लेना आप, कि बस एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन समा जाएंगे। देखिए, वैश्वीकरण के प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या भूमिका निभाई है। तो पहले तो यही आ जाएगा, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। पॉइंट 1, विदेशी निवेश में भारतीय कोष में विदेशी पूंजी बढ़ी है, आर्थिक विकास की दर बढ़ी है, राजकोषीय घाटे में कमी आई है, उद्योगों का विस्तार हुआ है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इवन के लोगों को रोजगार मिला, आज कहीं कहीं जाकर लोग रोजगार कर रहे हैं। तो आय असमानता में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है। उसके बाद है मुद्रा। क्या होता है मुद्रा? क्या है, मेरे साथ बोलिए। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, ये मूल्यों को संचय करती है। ये तो इसका अर्थ हो गया। क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है, ये मूल्यों को संचय करती है। अब ये क्या क्या कार्य करती है? फिर वही आ जाएगा। नंबर 1, विनिमय के रूप में काम करती है। नंबर 2, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को सुलझाती है। नंबर 3, मूल्यों का संचय करती है। नंबर 4, वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापने का मापदंड है। 5वां, मुद्रा के जरिए उधार का भुगतान भविष्य में किया जा सकता है और व्यक्ति अपनी मुद्रा आमदनी का कुछ भाग बचत के रूप में रख सकता है और आगे इसको जमा कर सकता है, फिर आगे वो भविष्य में इसको यूज़ कर सकता है। इसके साथ ही हमारा ये पेपर यहीं पर सॉल्व होता है। टाइम काफ़ी लग गया, लेकिन हमने इसको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया है। बस आपको ध्यान से सुनना है 2-3 बार और आपको समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, आप निश्चित तौर से पास हो जाएंगे। और ये ना सिर्फ आंसर की मान के चलिए प्री बोर्ड की, बल्कि इसे सैम्पल पेपर 1 भी मानिए। आगे चलकर हम आपको फिर जो पीछे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आए हैं वो भी दोनों करवाएंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना इसे याद कीजिए। जल्द ही मिलते हैं और पेपर होने के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे पेपर हुए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स, व्यूअर्स, गुड ब्लेस यू डियर्स।